हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक कैप्सूल में। दोस्तों, आईएमआरई के प्रथम चैप्टर को हमने अपने पिछले वीडियो में बता रखा है। दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूं आपको चैप्टर नंबर 2। इसमें दोस्तों हम क्या देखेंगे, भारी वैद्युत यंत्रों का उद्भारण अर्थात लोडिंग तथा भार मोचन, जिसे हम बोलते हैं अनलोडिंग। अर्थात हम ये बोल सकते हैं कि भार चढ़ाना या उतारना, जिसे हम बोल सकते हैं कि भार विहीन करना, इसी को कहते हैं लोडिंग तथा अनलोडिंग। दोस्तों, लोडिंग तथा अनलोडिंग का मतलब ये होता है कि जैसे इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं। देखिए, जो बोझा ढोने वाले वाहन होते हैं उस पर क्या करते हैं, भार को चढ़ाते हैं, उतारते हैं। इसका प्रयोग वहाँ पे करते हैं। इस कार्य को करने के लिए हमें लेबर की ज़रूरत होती है, या तो फिर हम क्या करते हैं, मशीन की सहायता लेते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि भार उठाने वाले जो लेबर होते हैं उसे हम कुली बोलते हैं, या जो पल्लोदार बोलते हैं, अपने आम भाषा में बोलते हैं। और जो हमारे यंत्र होते हैं, यानी जो मशीन्स होती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, उत्थापक यंत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्थापक यंत्र होते हैं। तो दोस्तों, इसके बारे में हम, जो हमारे मशीन्स होते हैं, बड़े बड़े मशीन्स होते हैं, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान तो कैसे लेके जाएंगे, उसका जो है उसका संस्थापन कैसे करेंगे, यानी इंस्टॉलेशन कैसे करेंगे, मतलब जो जहाँ पे इंस्टॉलेशन कर रहे हैं वहाँ तक किस माध्यम से हम पहुँचाएंगे, ये सारी बातें हम जो है इस चैप्टर में आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा दोस्तों। और दोस्तों, साथ ही साथ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज का वीडियो। हमारे ये आईएमआरई का कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ हैवी इलेक्ट्रिकल मशीन्स। दोस्तों, आपने कमेंट किया था कि सर थोड़ा इंग्लिश में बताइए, तो दोस्तों मैंने जो जितने भी हेडिंग हैं हमने इंग्लिश में और हिंदी दोनों में रखा है दोस्तों, ताकि आपको पढ़ने और समझने में आसानी हो। तो दोस्तों, जैसे हम देखते हैं कि जब हम लेबर की सहायता से या मशीन की सहायता से क्या करते हैं, लोडिंग अनलोडिंग करते हैं, तो इसमें जो मशीन्स होती हैं, तो क्या करते हैं कि जैसे हम पदार्थ को क्या करते हैं, उठाते हैं, झुलाते हैं या रखते हैं या स्थानांतरित करते हैं, तो या लादने का कार्य करते हैं। तो क्या करते हैं दोस्तों, इसमें कौन कौन से यंत्र या मतलब उत्थापक यंत्र प्रयोग होते हैं। जैसे हमारा हो गया क्रेन हो गया, आप लोग जानते होंगे दोस्तों, क्रेन हो गया, जैक हो गया और हाईएस्ट हो गया। और दोस्तों, विंस लोडिंग बूम होता है। जैसे हमारे जो कहीं भी इमारतों का निर्माण होता है तो ऊपर जो हम लोग मटेरियल लेके जाते हैं तो उसमें जो प्रयोग होता है, इन सब के बारे में दोस्तों हम डिटेल से इस वीडियो में समझेंगे। और दोस्तों, एक पदार्थ जो होता है, जैसे जो परिवहन क्या कहते हैं, उपकरण होता है, जिसे हम बोलते हैं मटेरियल ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट होते हैं। इसका तात्पर्य ऐसे उपकरण से है दोस्तों कि जैसे ऐसी युक्ति से है जैसे पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना, जिसे हम बोल सकते हैं दोस्तों, जैसे ट्रक हो गया, ट्रैक्टर हो गया, ट्राम हो गया, टाली हो गया। तो इसके बारे में भी हम देखेंगे दोस्तों इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इसमें दोस्तों पहला हेडिंग है निर्गत शक्ति के अनुसार, अकॉर्डिंग टू आउटपुट पावर। हम ये देखते हैं कि मतलब उसके पावर के अनुसार हम मशीन्स को कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं या किया गया है। तो इसमें है दोस्तों, पहला है अति न्यून शक्ति मशीन्स। ये मशीन्स होते हैं 100 वाट से 1000 वाट तक। कितनी होती है? 100 वाट से 1000 वाट तक की होती हैं। और दूसरा है न्यून शक्ति मशीन, जिसे हम बोलते हैं लो पावर मशीन्स। ये होती हैं 1000 वाट से 100 किलोवाट तक। और ये है तीसरा है मध्य शक्ति मशीन्स, जिसे हम बोलेंगे मीडियम पावर मशीन्स। ये होती हैं 100 किलोवाट से 1000 किलोवाट तक की मशीन होती हैं। और हमारा चौथा है उच्च शक्ति मशीन, यानी हाई पावर मशीन्स, यानी ये होती हैं 1000 किलोवाट से ऊपर की जो मशीनें होती हैं वो हमारे हाई पावर मशीन्स में आती हैं। ये हो गया हमारा दोस्तों निर्गत शक्ति, यानी अकॉर्डिंग टू आउटपुट पावर के अनुसार। अब हम दूसरा देखते हैं प्रकृति के अनुसार। प्रकृति के अनुसार होता है हमारा स्टैटिक मशीन्स हो गए और हमारा रोटेटिंग मशीन, जिसमें हमारा ट्रांसफार्मर हो गया, केबल हो गया, बस बार हो गया। और हमारा इसमें होता है मोटर हो गए, फैन हो गए, ये सब हमारा रोटेटिंग मशीन्स में आएंगे। तीसरा है धुरी के अनुसार, अकॉर्डिंग टू
सॉफ्ट। दोस्तों अब इसमें ये देखते हैं कि जो स्थैतिक मतलब धुरी के अनुसार यानी अकॉर्डिंग टू सॉफ्ट में भी दो मशीनें आती हैं। एक क्षैतिज धुरी वाली मशीन आती है और दूसरा हो गया ऊर्ध्वाधर धुरी वाली मशीन आती हैं। और चौथा है बेयरिंग के अनुसार। अब इसको हम ध्यान से देखेंगे दोस्तों, अकॉर्डिंग टू बेयरिंग। अब दोस्तों इसमें पहला है समान प्लेन बेयरिंग वाली मशीन। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें जो हमारे उच्च गति पर चलने वाली लघु तथा अति लघु मशीनें होती हैं वो मशीनें आती हैं इसके अंतर्गत। जैसे सिंपल अथवा सॉलिड बेयरिंग वाली मशीनें, इसमें क्या होगा दोस्तों, इसमें जो बेबी फैन आता है यंत्र और हमारा जो जैसे बच्चों का खिलौना होता है उसमें जो मशीन्स प्रयोग होती हैं ये सब मशीनें इसके अंतर्गत आती हैं। और हमारा जो बुश बेयरिंग वाली मशीन होती हैं इसमें क्या होता है दोस्तों, ये उच्च गति की न्यून क्षमता तथा कम भार वाली लघु मशीन होती हैं। जिससे क्या होता है हम देखते हैं दोस्तों, टेबल फैन हो गया, सीलिंग फैन हो गया और रेडिएटिंग फैन हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया और मिक्सर मशीन हो गया। तो ये किसके अंतर्गत आती हैं दोस्तों, बुश बेयरिंग वाली मशीन के अंतर्गत आती हैं। और हमारा तीसरा है दोस्तों प्लग बेयरिंग वाली मशीनें। अब ये मशीनें किसके ये मतलब इसके अंतर्गत कौन कौन सी मशीनें आती हैं दोस्तों, इसमें होता है प्रिंटिंग प्रेस हो गया, कटर हो गए और पंक्चर वाली मशीनें हो गई। ये वैद्युत ऊर्जा से चलने वाली मशीनें होती हैं। तो ये किसके अंतर्गत आती हैं दोस्तों, प्लग बेयरिंग वाली मशीनें के अंतर्गत आती हैं। इसमें ऐसा होता है दोस्तों कि इसमें ये उच्च गति की और न्यून क्षमता वाली होती हैं, यानी उच्च गति और न्यून क्षमता वाली होती हैं। इसमें दोस्तों फ्लाई व्हील या गियर या पुली के साथ हम प्रयोग करते हैं इसमें, यानी जो ये मशीनें होती हैं इसमें या तो गियर होता है या तो फिर पुली होता है या फ्लाई व्हील होता है। अब हमारा अगला है दोस्तों रोलिंग एलिमेंट बेयरिंग वाली मशीनें। अब इस मशीनें में कौन कौन सी आती हैं, पहला है बॉल बेयरिंग मशीनें। अब बॉल बेयरिंग मशीनें देखते हैं दोस्तों, ये उच्च गति पर चलने वाली न्यून क्षमता यानी कम क्षमता तथा कम भार की छोटी मशीन होती हैं, यानी लघु मशीन होती हैं। जैसे क्या होता है फैन मोटर हो गया, जेनरेटर हो गया, कन्वर्टर हो गया, इन्वर्टर हो गया, साइक्लो कन्वर्टर हो गया, स्कूटर हो गया। ये सारी मशीनें किसके अंतर्गत आती हैं दोस्तों, बॉल बेयरिंग मशीन के अंतर्गत आती हैं। अगला देखते हैं दोस्तों रोलर बेयरिंग वाली मशीनें। अब दोस्तों रोलर बेयरिंग वाली मशीनों में क्या होता है कि ये उच्च गति की छोटे यानी कम यानी मध्यम आकार तथा भार वाली मध्यम और उच्च क्षमता की मशीन होती हैं। जैसे क्या होता है हमारे मोटर, जनरेटर, कन्वर्टर या फिर इन्वर्टर या इंजन हो गया, टरबाइन हो गया, ट्रक हो गए, ट्रैक्टर हो गया, तो थ्रेसर हो गया, कोल्हू हो गया, इसके अंतर्गत जो है इतनी मशीनें आती हैं। किसके अंतर्गत, रोलर बेयरिंग वाली मशीन के अंतर्गत। अब हमारा तीसरा है दोस्तों थ्रस्ट बेयरिंग वाली मशीनें। अब इसमें क्या है कि दोस्तों जैसे हमारा फुट स्टेप जिसे हम बोलते हैं पिवोट बेयरिंग वाली मशीनें, यानी फुट स्टेप बेयरिंग वाली मशीनें, इसे हम बोलते हैं पिवोट बेयरिंग वाली मशीनें। अब पिवोट बेयरिंग वाली मशीनें क्या होती हैं दोस्तों, ये मशीनें मध्यम गति पर चलती हैं और मध्यम क्षमता वाली भी होती हैं। लेकिन दोस्तों ये क्या होता है, ये शाफ्ट, इसमें जो है शाफ्ट का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों, शाफ्ट का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम देखते हैं दोस्तों हमारा जो जैसे हम पंखा लगाते हैं जो पानी निकालने, इसके पहले जो अब तो समरसेबुल आ गए हैं, पहले हम लोग पंखा लगाते थे, फिर ऊपर शाफ्ट लगाते थे, पट्टा लगाते थे, तब जाके हम जो है क्या करते थे अंदर से पानी निकालते थे। तो वो सब मशीनें इसके अंतर्गत आ जाएंगी। अब अगला है दोस्तों कॉलर, अगला है कॉलर बेयरिंग वाली मशीनें। अब इसमें क्या होता है, ये उच्च तथा अति उच्च गति तथा क्षमता की अधिक भार वाली, मतलब इसका भार क्या होता है, इसका भार अधिक होता है वाली मशीनें होती हैं। जिससे क्या होता है कि जैसे टर्बो जनरेटर सेट आता है, जैसे डीजल इंजन हो गया, जो जनरेटर सेट होता है डीजल इंजन का वो हो गया, स्टीम हो गया, ये सब मशीनें इसके अंतर्गत आती हैं। क्या होता है दोस्तों ये जो कॉलर बेयरिंग वाली मशीन होती हैं, इनके बेयरिंगों के अंदर क्या होता है, कॉलरों की संख्या मशीन के जो थ्रस्ट होता है, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं नाद, पर निर्भर करता है। अब अगला देखते हैं दोस्तों फुट स्टेप कॉलर बेयरिंग वाली मशीनें। अब इसमें भी वही चीज़ होती है दोस्तों जो अभी मैंने
पिछला बताया है, पिछला हेडिंग बताया है, अर्थात कॉलर बेयरिंग वाली मशीनें। इसमें फुट स्टेप होता है, अर्थात हम ये बोल सकते हैं कि ये तो न्यून तथा अति न्यून होती हैं, लेकिन इनका जो आकार होता है ना, ये विशालकाय होती हैं, यानी अत्यधिक भार वाली होती हैं। बस अंतर यही होता है कि इसमें इसका वेट बहुत ज़्यादा होता है। और यही हो गया जैसे वाटर टर्बो जनरेटर हो गया, तो इसमें क्या होता है, ये कॉलरों की संख्या पे क्या करते हैं, निर्भर करती हैं। यानी इसका भार क्या होता है, कॉलर बेयरिंग वाली मशीन से ज़्यादा होता है, किसका, फुट स्टेप कॉलर बेयरिंग वाली मशीनों का। अब अगला देखते हैं दोस्तों, चौथा है गाइड अथवा स्लीपर बेयरिंग वाली मशीनें। अब दोस्तों इसमें देखते हैं, इसमें वे मशीनें जिनका आकार तथा भार पूर्ण रूप से क्षमता पर निर्भर करता है, जैसे वाटर टर्बो जनरेटर सेट, स्टीम इंजन, लेथ मशीन। दोस्तों ये सब मशीनें बहुत भारी होता है, जिसका हम जब हम इसका उत्थापन करेंगे, यानी इसको हम एक जगह से दूसरे जगह लेके जाएंगे, तो इसमें हम कैसी कैसी सावधानियां रखेंगे हमें, ताकि कोई ऐसी समस्या ना हो कि ताकि हमारे मशीन को हानि पहुंचे या नुकसान हो। तो ये सब चीज़ें दोस्तों हमें बहुत ध्यान से, मतलब बहुत ही सावधानी से करनी चाहिए, तो क्योंकि ये दोस्तों ये मशीनें बहुत भारी होती हैं। अब अगला देखते हैं दोस्तों, पांचवा है शीतलन के अनुसार। अब शीतलन के अनुसार कौन कौन सी मशीनें आती हैं, जैसे हो गया प्राकृतिक शीतलन मशीनें, कृत्रिम शीतलन मशीनें, जल शीतलित मशीनें, तेल शीतलित मशीनें और गैस शीतलित मशीनें तथा मिश्रित शीतलित मशीनें होती हैं। और दोस्तों इसमें जैसे बलित वायु शीतलित मशीनें भी आती हैं, तो काफ़ी मशीनें हैं। इसमें लघु मशीनें भी आ जाएंगी और बड़ी यानी दीर्घ मशीनें भी आ जाएंगी। अब अगला है दोस्तों, छठा है अभियांत्रिकी क्षेत्र के अनुसार, अकॉर्डिंग टू इंजीनियरिंग फील्ड। यानी हम कह सकते हैं जैसे हमारा जैसे इलेक्ट्रिकल मशीन हो गया, इलेक्ट्रिकल मशीन में क्या होता है, जैसे हम बोल सकते हैं जनरेटर हो गया, मोटर हो गया, या फिर हमारा ट्रांसफार्मर हो गया, या फिर बोल सकते हैं कन्वर्टर, इन्वर्टर, स्विच गियर, सर्किट ब्रेकर, ये सब क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकल मशीन के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है मैकेनिकल मशीन्स। अब मैकेनिकल मशीन में क्या है, जैसे हमारा टरबाइन हो गया, इंजन हो गया, और क्रेन, हाईएस्ट, और हमारा ड्रिल मशीन हो गया, कटिंग मशीन, आरा मशीन, ये सारी मशीनें क्या होती हैं, मैकेनिकल मशीन के अंतर्गत आती हैं। तीसरा है हाइड्रोलिक मशीन्स। अब दोस्तों जो हाइड्रोलिक मशीन होती हैं, जैसे हमारा क्या हो गया, हाइड्रोलिक जैक, जैसे जब हमारी गाड़ी पंचर होती है तो उसके चक्के को खोलने के लिए हम जैक का प्रयोग करते हैं ना, वही जैक, उसको वो जैक हो गया। और जो हाइड्रोलिक जैक होती हैं वो जैक हो गया, या फिर हाइड्रोलिक पंप होते हैं, हाइड्रोलिक बुलडोजर होता है और हाइड्रोलिक हैमर होता है। तो ये सब हमारे क्या हो गए, हाइड्रोलिक मशीन के अंतर्गत आएंगे। और लास्ट है, और चौथा लास्ट है, मतलब 6 वाले नंबर में 4 भाग हैं, यानी चौथा है हमारा, क्या है चौथा, न्यूमेटिक। यानी हम ये बोल सकते हैं न्यूमेटिक इक्विपमेंट। अब ये क्या है, न्यूमेटिक इक्विपमेंट क्या होता है, जैसे हमारा स्प्रे पेंटिंग मशीन हो गया, जिसे हम बोलते हैं वायविक उपकरण। वायविक दोस्तों जैसे वायु दाब के अनुसार होता है ना, जैसे हम क्या करते हैं कि न्यून वायु दाब वाली उपस्कर, मतलब हम बोल सकते हैं वायु उपस्कर हो गया, मध्यम वायु वाली उपस्कर हो गया, जैसे हम क्या करते हैं 10 से 80 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब वाले मतलब मशीन का प्रयोग करते हैं। तो इसमें देखते हैं दोस्तों कौन कौन से भाग हैं। एक न्यून वायु दाब वायु उपस्कर हो गए, और हमारा ये हो गया मध्यम वायु दाब वायु उपस्कर हो गया। इनका क्या होता है 10 से हो गया 80 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब तक इनका दाब। और ये हमारा उच्च वायु दाब वाला जो होता है वो 80 से 100 तक होता है। और लास्ट है दोस्तों 1000 किलोग्राम से ऊपर तक होता है। तो दोस्तों इसके बारे में हमने जान लिया। अब हम ये देखते हैं कि दोस्तों जो हमारे वैद्युत यंत्र होते हैं उसका लोडिंग तथा अनलोडिंग सामान्यतः हम किन किन बातों को ध्यान में रखकर हम लोडिंग तथा अनलोडिंग करते हैं, क्योंकि दोस्तों ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाएगा। दोस्तों ये चीज़ बहुत ध्यान से आप लोग देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा समझाने की कोशिश की है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इसमें देखते हैं भारी वैद्युत यंत्रों के भारण तथा अभारण हेतु सामान्य मार्ग प्रदर्शक रेखाएं, जनरल गाइड लाइंस फॉर
लोडिंग तथा अनलोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ हैवी इलेक्ट्रिकल मशीन्स। अब इसमें देखते हैं दोस्तों, भारी वैद्युत यंत्र, उपयंत्र, उपस्कर आदि को लादना तथा उतारना, अर्थात ये हम बोल सकते हैं कि चढ़ाने अथवा उतारने के लिए कुछ प्रमुख सुरक्षा यानी संबंधी नियमों का पालन करना चाहिए। अब वो कौन से नियम हैं, कौन से मार्गदर्शक रेखाएं हैं, उसके बारे में हम यहाँ देखेंगे दोस्तों। अब पहले हम ये देख लेते हैं कि दोस्तों कि जो मजदूर होते हैं, मजदूरों द्वारा भार उठाने की स्थिति में मार्गदर्शक रेखाएं, अर्थात हम ये बोल सकते हैं कि जब हम लेबर के द्वारा हम अपने यंत्र या उपयंत्र को उठाते हैं, ले जाते हैं, तो उसमें हमें क्या सावधानियां रखनी चाहिए, कैसे हमें मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना चाहिए, उसके बारे में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बातें हैं, उसे जान लेना ज़रूरी है। तो देखते हैं दोस्तों इसमें क्या है। मजदूरों द्वारा, पहला है कि इसमें मजदूरों द्वारा भार उठाने के पूर्व योजना तैयार करना चाहिए। अर्थात हम ये बोल सकते हैं कि जब भी हम किसी भी भारी मशीन से या यंत्र उपयंत्र को उठाएंगे तो एक योजनाबद्ध हमें मतलब एक तैयारी कर लेनी चाहिए, ताकि बाद में कोई परेशानी ना आए, कोई भी समस्या ना उत्पन्न हो। दूसरा है, भार की आकृति तथा आकार देखकर मजदूरों को भार के भारीपन का अनुमान लगा लेना चाहिए। दोस्तों ऐसा नहीं है कि अगर हम 2 कुंटल या 4 कुंटल की जो है मशीन्स हैं, मतलब उनका वेट 2 कुंटल 4 कुंटल है, तो क्या करेंगे 4 कुंटल के लिए हम 2-4 आदमी लेके चले आएँ, और वो ये 2-4 आदमी जो हैं इनके भार के अकॉर्डिंग मतलब इस भार को सहन नहीं कर पाएंगे, और हम क्या करें उसको उठाने के लिए या फिर एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए क्या करें, काम करना शुरू कर दिए। तो इससे हम क्या हो सकता है दोस्तों, इससे खतरा हो सकता है और इससे हमें बहुत ही समस्या झेलनी पड़ सकती है। तो क्या करते हैं हम उसके बारे में क्या करेंगे दोस्तों, एक योजना तैयार करेंगे, उसके बाद ही हम क्या करेंगे, भार को उठाएंगे। अगला है, मजदूरों की संख्या भार के अनुसार उपयुक्त होनी चाहिए। अभी हमने आपको बताया दोस्तों कि जैसे भार जितना रहे उसी के अनुसार हमें लेबरों की या मजदूरों को लगाना चाहिए। और दोस्तों ये होता है कि जैसे मजदूरों को भार उठाने में कुशल तथा यानी ट्रेनिंग, जिसे हम बोलते हैं प्रशिक्षित अथवा अनुभवी होना चाहिए। उनको ट्रेनिंग मतलब एक ट्रेनिंग सेंटर होना चाहिए, उनको ट्रेनिंग देना चाहिए कि हमें कैसे उठाना चाहिए, यहाँ से मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे लेके जाना है। तो ये सब चीज़ें हम क्या करेंगे, इस सब चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। और अगला है दोस्तों कि जैसे हम ये बोल सकते हैं कि जैसे भार उठाते समय मज़दूरों को हाथों जो मज़दूर होते हैं उनके हाथों में दस्ताने लगे होने चाहिए, पैर में जूते होने चाहिए। तो इससे क्या होता है कि हमारे जो लेबर होते हैं उनको जो है इस डिवाइस से क्या होता है, सेफ्टी प्रदान मतलब होती है, यानी उनकी सुरक्षा बनी रहती है, यानी उनको कोई नुकसान नहीं होता है। अगला मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जैसे अगर क्या बोल सकते हैं कि जैसे जो मज़दूर होते हैं अगर वो भार को उठा रहे हैं, लेके जा रहे हैं, तो उनके जो उनका जो मार्ग है जहाँ हम मतलब जहाँ पे हम इंस्टॉलेशन कर रहे होते हैं वहाँ वो मार्ग सही होना चाहिए, ऊबड़ खाबड़ नहीं होना चाहिए। और देखते हैं दोस्तों कि जैसे भार रखना है तो वहाँ का स्थान क्या होना चाहिए, दलदल नहीं होना चाहिए, फिसलन या क्या होना चाहिए, खिसकन रहित होना चाहिए, मतलब उस पर फिसलन ना हो, ताकि पकड़ने में कोई भी मतलब अब जैसे कोई भी मज़दूर अगर उसको पकड़ रहा है, कहीं हाथ से छटक गया, खिसक गया, तो इससे क्या होगा, दुर्घटना होने की संभावना बढ़ जाती है। और दोस्तों यदि 2 या 2 से अधिक मज़दूर द्वारा अगर भार उठाया जाता है तो क्या होगा कि उसमें एक हमें क्या होगा, जैसे एक सुपरवाइज़र हमारे साथ रहना चाहिए, ताकि उसको मार्गदर्शित करे, यानी उसको बताए कि हाँ ये चीज़ ऐसे करना है, तुमको ऐसे करना है। तो ये सब चीज़ें हमें ध्यान में रखना चाहिए दोस्तों। और जो भार जैसे जो मज़दूर भार पकड़ते हैं तो उनकी जो हाथ की उंगलियां हैं वो दबने से मतलब बचाने के लिए क्या करेंगे, हम उसको ये देखेंगे कि हमें मशीन को रखना कहाँ है, जहाँ पे हम मशीन को रख रहे हैं पहले हम अपने हाथों को वहाँ से हटाने की कोई एक व्यवस्था बनाएं। ये सब जो चीज़ें, ये सब जो बातें हैं दोस्तों, ये स्वयं क्या करे, सुपरवाइज़र अपने मज़दूरों को बताए, ताकि जो है दुर्घटना को रोका जा सके। अब अगला है दोस्तों, सेकंड वाला है, उत्थापक यंत्रों द्वारा भार उठाने की स्थिति में कुछ प्रमुख बातें
अथवा मार्गदर्शन रेखाएं। अब इसमें देखते हैं जो हमारे क्या कहते हैं जो मशीन्स होते हैं जिससे हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट या उपकरण को उठाते हैं, उसके बारे में हम मतलब कुछ ऐसी बातें जान लेते हैं। जैसे हो गया दोस्तों, भार उठाने के लिए जहाँ तक संभव हो शारीरिक बल की अपेक्षा यांत्रिक बल को ही प्राथमिकता देनी चाहिए। यानी हम ये बोल सकते हैं कि जहाँ तक हो सके हम क्या करेंगे, यांत्रिक यानी हम लेबर से ना करवा के हम मशीन से कार्य करवाएं ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हमें क्या हो, हमारे जो वहाँ के मज़दूर हैं उनको कोई हानियाँ ना पहुँचे। दूसरा है, उठाने वाले यंत्रों की सहायता से कभी भी उसकी क्षमता से अधिक भार उठाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। हम ये बोल सकते हैं जैसे हमारा क्रेन हो गया और ये जैक हो गया। अब ऐसा तो नहीं है कि अगर कोई मतलब जैसे जैक का हम प्रयोग करते हैं, उस जैक की क्षमता है 100 टन उठाने की, अगर वो 100 टन जो है भार को उठा सकता है, लोड को उठा सकता है, तो हम उस पर हम 150 टन उठाने के लिए जो है लगा दिए, तो इससे क्या होगा दोस्तों, इससे दुर्घटना होने की संभावना जो 100% बढ़ जाती है। तो ये सब बातें ध्यान में रखना चाहिए। अगला है, क्रेन द्वारा उठाए गए भार के नीचे किसी भी व्यक्ति को नहीं गुजरना चाहिए। अर्थात ये बोल सकते हैं कि अगर क्रेन है या फिर कोई भी जैसे जो टावर क्रेनें होती हैं या फिर जो हमारे अन्य मशीनें हो गए हैं जैसे हम बुलडोजर जिसे बोलते हैं, ये सब जो जितने भी मशीनें हैं, अगर हम किसी भार को उठा रहे हैं तो उसके नीचे किसी भी मजदूर या लेबर या किसी भी व्यक्ति को वहाँ जाने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। अगला है, क्रेन द्वारा भार को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते समय रास्ते में हार्न या सीटी बजाकर व्यक्तियों को सावधान करते रहना चाहिए। हाँ दोस्तों, ऐसा करने से ये होगा कि जैसे कोई भी व्यक्ति सामने से आ रहा है या जा रहा है, अगर हम ऐसा करते हैं तो उसको पता होना चाहिए, उसको पता चल जाता है कि यहाँ पर कोई कार्य चल रहा है, जिससे वो जो है सतर्क हो जाए। और दोस्तों अभी हम कुछ ऐसे, जैसे हमने आपको इतनी बातें इसमें बताई हुई हैं, आप अपने हिसाब से ये समझिए कि जैसे अब आप समझिए कि जैसे है जो क्रेन होता है, अब वो किसी भी भार को उठाया है, ठीक है दोस्तों। अब क्रेन से उठाए जाने वाले भार को क्या करते हैं, जैसे कुछ होते हैं ना कि वहाँ पे मज़दूर को भेज देते हैं या कर्मचारी को भेज देते हैं, या फिर ऐसा होता है कि वहाँ पर कोई भी कर्मचारी नहीं मौजूद होता है या फिर कोई लेबर नहीं रहता है, तो वहाँ पर केवल क्या होता है कि एक मशीन और उसके बाद एक ड्राइवर होता है, अपना कार्य करता है। तो वहाँ पर अगर कोई मार्गदर्शन वाला व्यक्ति नहीं है या वो बताने वाला व्यक्ति नहीं है, जिसे हम सुपरवाइज़र बोलेंगे, अगर वहाँ पर कोई व्यक्ति नहीं है तो क्या होता है कि जो वहाँ कार्य करने वाले व्यक्ति होगा, अगर उसको आइडिया नहीं होगा तो क्या होता है, इससे दुर्घटना होने की संभावना ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाती है। अब और हो गया, जैसे वाहन में अधिक ऊंचाई तक भार नहीं लादना चाहिए। इससे क्या होगा कि जैसे ऊपर से जो हमारे ओवरहेड लाइनें हैं और जैसे आसपास जो हमारे वृक्ष पेड़ हैं, इसमें टकराने की संभावना बढ़ जाएगी। और जो हम जैसे जो भी मशीन्स हैं, अगर हम क्रेन हो गया या हाईएस्ट हो गया, इसको हम कहीं लेके जा रहे हैं तो उसकी गति पे हम क्या करेंगे, कंट्रोल रखेंगे। और दोस्तों जैसे हम किसी भी उत्थापक यंत्र द्वारा अगर किसी भी इंस्ट्रूमेंट को हम लाद रहे हैं, रख रहे हैं, तो वाहन की जो बॉडी होती है वो बाहर की ओर ना रहे। यानी हम ये बोल सकते हैं जो भार जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसका कोई भी अंग बाहर ना निकला रहे। और क्या होता है दोस्तों, जहाँ पर हम भार को रखते हैं, अर्थात हम ये बोल सकते हैं जिस उपकरण को हम जहाँ पर इंस्टॉलेशन करने वाले हैं वहाँ पे अगर हम रख रहे हैं तो वहाँ पे वहाँ का स्थान ठोस होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हमें ये सब बातें हमें क्या करना चाहिए दोस्तों, ध्यान में रख कर ये सब कार्य करने चाहिए। अब अगला हेडिंग है दोस्तों, भारी वैद्युत उपस्कर के भारण तथा अभारण हेतु प्रयुक्त सहायक उपकरण। इसमें है दोस्तों, अब हम इसमें देखते हैं दोस्तों कि क्या होता है कि जैसे अभी हमने पहले ये पढ़ा है कि किसी भी यंत्र या उपयंत्र को हम जब वो लोडिंग अनलोडिंग करते हैं तो उसमें क्या सावधानियां रखनी चाहिए, कैसे हमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना, ये सब चीज़ें हम अभी देखें, मतलब अभी हमने पढ़ा है। तो अब हम ये देखते हैं कि जो हमारे भारी वैद्युत उपस्कर हैं या फिर हम जब उसका लोडिंग अनलोडिंग करते हैं तो उसको हम किसकी सहायता से करते हैं, जिसे हम बोल सकते हैं जैसे हमारा क्रेन हो गया, जैक्स हो गया, विंच हो गया और पुली ब्लॉक हो गया। तो इन सब के बारे में पढ़ेंगे।
अब इसमें देखते हैं दोस्तों, वर्कशॉप, पावर हाउस, रिपेयर शॉप, फैक्ट्री, मिल आदि में यंत्र, उपयंत्र, उपकरण या उपकरण आदि युक्तियों तथा तैयार माल, कच्चा माल, उत्पादन सामग्री आदि वस्तुओं को लोडिंग तथा अनलोडिंग के लिए कुछ सहायक उपकरणों की आवश्यकता होती है जो निम्नलिखित है। अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे दोस्तों। पहला क्या है, जैक्स, दूसरा है विंच, और तीसरा है पुली ब्लॉक, चौथा है हाईएस्ट, और पांचवा है क्रेन, और छठा है हैंगिंग डिवाइस। हैंगिंग मतलब जो लटकने वाली डिवाइसें होती हैं जिसे हम लटका के कार्य करते हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। तो इसमें पहला है दोस्तों, आज दोस्तों हम केवल जैक्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर मैं अगले वीडियो में आपको इसके बारे में बताऊंगा दोस्तों। तो जैक्स के बारे में पढ़ लेते हैं दोस्तों। ऐसी युक्ति जिसके द्वारा भार को कम ऊंचाई तक उठाने तथा लघु दूरी तक ले जाने का कार्य करती है। इसके भी कई प्रकार होते हैं, और कम ऊंचाई वाले होते हैं, और लघु दूरी यानी कम दूरी तक ले जाने के लिए जो है, जैसे हम क्या करते हैं कि जैसे हम किसी भी उपकरण को, ये है कि जैसे हमें ज़्यादा दूरी तक नहीं लेके जाना है, उसका भार कम है और उसकी ऊंचाई कम है, तो उस समय हम क्या करते हैं, उस समय हम जैक्स का प्रयोग करते हैं। अब इसमें दोस्तों ये भी कई प्रकार के होते हैं। पहला है स्क्रू जैक, और दूसरा है रैक या पिनियन जैक, तीसरा है वेस्ट टाइप जैक, और चौथा है हाइड्रोलिक जैक। अब इसके बारे में हम देखेंगे दोस्तों। अब स्क्रू जैक के बारे में देखते हैं दोस्तों। इसके द्वारा क्या करते हैं दोस्तों, 15 टन तक का भार हम क्या कर सकते हैं, उठा सकते हैं। यानी इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, 15 टन तक का भार क्या करेंगे, उठा सकते हैं। किसके द्वारा दोस्तों, उस स्क्रू जैक के द्वारा। दूसरा है रैक या पिनियन जैक। अब दोस्तों रैक या पिनियन जैक क्या होता है, अब इस जैक के द्वारा क्या करते हैं दोस्तों, 5 से 20 टन तक का भार हम क्या कर सकते हैं, उठा सकते हैं। और स्क्रू जैक की अपेक्षा इसे अधिक निचाई पर रखे हुए भार के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं, यानी ऊंचाई और निचाई के लिए। यानी ये जो रैक या पिनियन जैक होता है, ये स्क्रू जैक की अपेक्षा मतलब अधिक मतलब मजबूत है और अधिक क्षमता और दक्षता वाली है। अगला देखते हैं दोस्तों, वेस्ट टाइप जैक। अब इसमें क्या होता है कि इसका उपयोग किसी मशीन या टूल को ऊर्ध्वाधर या क्षैतिज अच्छी स्थिति में समायोजित करने के लिए किया जाता है दोस्तों। हाइड्रोलिक जैक। अब हाइड्रोलिक जैक का प्रयोग कहाँ पर करते हैं, इसके द्वारा क्या करते हैं दोस्तों, 500 टन, कितना दोस्तों, 500 टन तक का भार तथा 0.3 मीटर अर्थात जैसे 0.3 मीटर अर्थात हम ये बोल सकते हैं 30 सेंटीमीटर, मतलब 30 सेंटीमीटर तक ऊंचाई, 30 सेंटीमीटर ऊंचाई तक का भार क्या कर सकते हैं, उठा सकते हैं। ऊंचाई तक का भार उठा सकते हैं। कई हजार टन का भार उठाने के लिए एक साथ बहुत संख्या में क्या करेंगे दोस्तों, हम जैक लगाते हैं, जिसे एक ही विद्युत चालित पंप द्वारा चलाया जाता है। आगे अगले वीडियो में पढ़ेंगे विंच के बारे में, पुली ब्लॉक के बारे में, इन सब के बारे में दोस्तों हम पढ़ेंगे। दोस्तों इस चैप्टर को अगले वीडियो में हम समाप्त कर देंगे। ये चैप्टर जो थोड़ा सा बड़ा है दोस्तों, इसलिए मैं इस वीडियो में समाप्त नहीं कर पाया, तो मैं अगले वीडियो में इस चैप्टर को समाप्त कर दूंगा। और दोस्तों इसमें अभी हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों, जैसे हमारा जो ऑटोमेटिक या फिर जो हमारा इलेक्ट्रिक हाईएस्ट होता है, या फिर हम बोल सकते हैं जो डेरिक क्रेन होता है, जो जिप क्रेन होता है, जिप क्रेन होता है, इन सब का प्रयोग करके हम एक मतलब जो उपकरण होते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे लेके जाते हैं, उसमें कैसे हुक लगाते हैं, उसमें क्या क्या होता है, जैसे बोल सकते हैं कि उसमें जो व्हील होते हैं, या फिर उसमें कंट्रोलिंग सिस्टम होते हैं, या फिर बेस सपोर्ट होते हैं, उसमें ट्राली लगे होते हैं, फिर उसमें जो पुली लगा होता है, और ये सब चीज़ें के बारे में इस सब चीज़ों के बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे दोस्तों। और अगले वीडियो में जितने भी हम आपको हेडिंग पढ़ाएंगे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप उसको ज़रूर देखिएगा दोस्तों। अब ये वीडियो हम जल्द से जल्द डालेंगे दोस्तों। आप इस वीडियो को डालने में थोड़ा सा देरी हो गई थी दोस्तों, कुछ ऐसे कारण थे जिसकी वजह से हम वीडियो नहीं डाल पाए। तो दोस्तों अब हम डेली वीडियो आपको देते रहेंगे। तो दोस्तों मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।